इस वीडियो में हम आयुर्वेद इतिहास देखने वाले हैं। 20 मार्क फिक्स यहां से आ जाएंगे आपको एमसीक्यूज में। 20 के 20 जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस लेक्चर में से आ जाएंगे। मैं फॉर श्योर बोल सकता हूं पूरे 10 साल का पेपर एनालाइज करके 100 पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, और वही 100 पॉइंट में से 20 एमसीक्यूज हर साल बीएएमएस में आते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको संस्कृत में आयुर्वेद इतिहास में 20 में से 20 एमसीक्यूज आपको कवर अप करने हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और इसका एक एक पॉइंट, कितना, एक एक पॉइंट पूरा क्लियरली एकदम याद रहना चाहिए। नींद में से भी उठा के पूछा किसने तो वो 100 पॉइंट के 100 पॉइंट आपको बोलते आने चाहिए। उस हिसाब से जैसे एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने नीट के लिए, वैसे ये 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट है, 20 मार्क्स दे रहे, बहुत बड़ी बात है। और संस्कृत तो बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, बट ऑब्वियस सी बात है संस्कृत पास होना मुश्किल है। सो अगर ये 20 में से 20 एमसीक्यूज आप राइट करके आओगे सो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको आयुर्वेद इतिहास में। सो वीडियो के एंड तक देखना है। 100 पॉइंट दूंगा, 100 में से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, 100 में से ही 20 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब आएंगे। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आयुर्वेद इतिहास का नहीं जाएगा, ये 100 पॉइंट के बाहर से। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करें हम पहले पॉइंट से। 100 पॉइंट बनाया हुआ है मैंने, वो 100 के 100 इस वीडियो में रहेंगे। और वो 100 के 100 अगर आप पॉइंट देख लेते हो, याद कर लेते हो अच्छे से, तो 20 मार्क से आपको राइट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो स्टार्ट करें हम। गुड। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पूर्णवसु के 6 शिष्य थे। पूर्णवसु ने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया था। कितने शिष्यों को? 6 शिष्यों को। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि 6 शिष्यों को ज्ञान किसने दिया था? तो पूर्णवसु ने दिया था, आत्रेय पूर्णवसु। उसके बाद भोर कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भोर कमेटी है ये याद रखना है आपने। भोर कमेटी की स्थापना 1945 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1945 में। उसके बाद अष्टांग संग्रह में 150 अध्याय। अष्टांग संग्रह क्या? अष्टांग हृदय नहीं, अष्टांग संग्रह में 150 अध्याय। अग्निवेश आत्रेय परंपरा से है। अग्निवेश और आत्रेय याद रखना है आपने। ओके। आतंक तर्पण टीका, आतंक तर्पण टीका सुश्रुत संहिता में देखने मिलती है। कौन सी? आतंक दर्पण टीका किसमें देखने को मिलती है? सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में पद्मात्मक शब्दों को रुचा कहते हैं। ऋग्वेद में जो पद्मात्मक शब्द रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रुचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुचा। गुड, याद रखना है, एक एक पॉइंट याद रखना है। 20 में से 20 चाहिए तो ये 100 जो पॉइंट्स दे रहा हूं वो याद कर लो, नहीं तो फिर उपन्यास पढ़े हुए आयुर्वेद इतिहास पे वो पढ़ने बैठोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा और मार्क्स भी नहीं आएंगे। ये 100 पॉइंट में से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 10 साल का मैंने पेपर एनालाइज किया है और उस पे से बता रहा हूं मैं। ओके, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो अभी अगर नए होंगे तो। उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। याद रहेगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहां पर है? दिल्ली में। ओके। उसके बाद सप्त स्वरों का वर्णन सामवेद में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? सामवेद में। सप्त साम, स याद रखना है। जनोपद्वय वर्णन चरक संहिता में विमान स्थान में देखने को मिलता है। ध्वस्त वर्णन कहां पर देखने को मिलता है? चरक संहिता के विमान स्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद आयुर्वेद वैज्ञानिक इतिहास, यह ग्रंथ प्रियवंत शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है आयुर्वेद वैज्ञानिक इतिहास? प्रियवंत शर्मा ने। गुड। उसके बाद एनसीआईएसएम अधिनियम 11 जून 2020 से लागू होता है। जो एनसीआईएसएम का अपना जो भी करिकुलम है, पूरा बीएएमएस का, बीएचएमएस का, वो जो करिकुलम है वो अधिनियम कब से स्टार्ट होता है? 11 जून 2020 से। कब से? 11 जून 2020। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट एमसीक्यू। ओके, ये याद रखना है। एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। 100 पॉइंट दे रहा हूं, 100 में से 120 उतरेंगे, मतलब उतरेंगे। ठीक है, पेपर देने के बाद मेरे से बात करना, नहीं उतरे जब बोलना। उसके बाद शारंगधर संहिता में सर्वप्रथम नाड़ी परीक्षण का वर्णन किया हुआ है। कौन से संहिता में? शारंगधर संहिता में नाड़ी परीक्षण सर्वप्रथम वर्णन किया हुआ है। उसके बाद काश्यप संहिता का दूसरा नाम वृद्ध जीवकीय तंत्र है। क्या दूसरा नाम क्या है काश्यप संहिता के ग्रंथ का? वृद्ध जीवकीय तंत्र। उसके बाद यादवजी त्रिकमजी जन्म पोरबंदर यहां हुआ। यादवजी त्रिकमजी जो थे इनका जन्म कहां हुआ था? तो
बंदर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना यामिनी भूषण रॉय ने की थी। किसने की थी? यामिनी भूषण रॉय। ठीक, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि राजवैद्य पत्रिका प्रकाशक कौन थे? तो शंकर दाजी शास्त्री वैद्य के पत्रिका प्रकाशक थे, प्रकाशक। ठीक है, जिसने प्रकाशन किया था, किसने किया था? वो शंकर दाजी शास्त्री ने। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। अश्विनी कुमार को देवों का वैद्य कहा हुआ है। राजा लिख दिया मैंने, वैद्य लिखना था। देवों का वैद्य कौन था? तो अश्विनी कुमार देवों के क्या थे? वैद्य थे। उसके बाद मिस्र संस्कृति जो है, इजिप्ट संस्कृति जो है, उसका संबंध नील नदी से आता है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि चंद्रट ने की। 23-24 आने वाला है, मतलब आने ही वाला है, लिख लो। उसके बाद बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ कौन सा है? मूल ग्रंथ कौन सा है बौद्ध धर्म का? जो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि त्रिपिटक इनका क्या है? मूल ग्रंथ है। ओके, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद दवे समिति स्थापना कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 1955 में दवे समिति की स्थापना की गई थी। याद रहेगा, गुड। उसके बाद ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ रचना है। सबसे प्राचीन ग्रंथ रचना कौन सी है बताइए? तो क्या आएगा उसमें? ऋग्वेद आएगा। क्या आएगा? ऋग्वेद, गुड। उसके बाद फिरंग रोग प्रथम वर्णन भ्राव प्रकाश के संहिता में देखने को मिलता है। कौन सा रोग? फिरंग रोग। ओके, उसके बाद अथर्ववेद में ज्वर को तक्ष शब्द दिया हुआ है। कहां पर? अथर्ववेद में। उसके बाद खीलस्तान काश्यप संहिता की विशिष्ट, मतलब जो खीलस्तान है वो काश्यप संहिता में विशिष्ट है। क्या है? विशिष्ट। कौन सा स्थान? खीलस्तान। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यादवजी त्रिकमजी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विद्यालय के अध्यक्ष थे। जो यादवजी त्रिकम जी थे वो हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? आयुर्वेद विद्यालय के अध्यक्ष थे। याद रहेगा। हिंदू यूनिवर्सिटी कहां पर है? विश्व विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पता होगा आपको, गुड। उसके बाद सर्वांग सुंदरा, क्या? सर्वांग सुंदरा अष्टांग हृदय की टीका है। किसकी टीका है? देखो, अष्टांग संग्रह अलग और अष्टांग हृदय अलग, दोनों को वाग्भट ने लिखा हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो जो अष्टांग हृदय है उसकी सर्वांग सुंदरा एक टीका देखने को मिलती है। अष्टांग हृदय की टीका कौन कौन सी है इसमें से? आपको आ जाएगा, जहां पर सर्वांग सुंदरा भी ऑप्शन में रहेगा, आपको इसको टिक मार देना है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पर सिचुएटेड है? कहां पर है? तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ओके, उसके बाद वेद के अनुसार जलोदर व्याधि किसने वर्णन की है? वरुण देवता का प्रकोप बोला गया है इसको। कहां पर? वेद के अनुसार। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। जो सुश्रुत संहिता है वो क्या है? शल्य प्रदान है। क्या है? शल्य प्रदान। क्या है? सुश्रुत संहिता शल्य प्रदान है। उसके बाद यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय देखने को मिलता है। ये हो गया हमारे 32 पॉइंट। इसके बाद के 33 पॉइंट के आगे के मैं लिखता हूं, जितना बोर्ड पे माप आया है उतना ही मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, सो ये आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो या फिर मेरे से कांटेक्ट करो नोट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। हमारा यहां से 33 पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो देख लेते हैं हम। वहां पर धन्वंतरी औषधालय स्थापना स्वामी लक्ष्मी राम ने की थी। धन्वंतरी औषधालय की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी लक्ष्मी राम ने की थी। याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गयादास ने चरक चंद्रिका ग्रंथ की रचना की थी। किसने? गयादास ने। याद रहेगा, चरक चंद्रिका की ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गयादास ने की थी, ये याद रखना है। उसके बाद औषध के सहारे चिकित्सा करने को एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, उसका नाम है मानुषी। क्या है? मानुषी। ओके, उसके बाद अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 30 अध्याय है। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में कंफ्यूज कर दोगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान कितने अध्याय है? 30 अध्याय है। ओके, उसके बाद हिप्पोक्राइट को आधुनिक चिकित्सा का जनक माना है। किसका जनक माना है? आधुनिक चिकित्सा का जनक। उसके बाद गणनाथ सेन प्रत्यक्ष शारीरम ग्रंथ की रचना की। गणनाथ सेन ने, ये क्वेश्चन 101% आने वाला है 2023-2024 में। ओके, सो याद रखना है 2023, 2024, 2025 हर साल ये क्वेश्चन बनता ही है कि प्रत्यक्ष शारीरम ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गणनाथ सेन ने की थी। उसके बाद आयुर्वेद
अथर्ववेद, आयुर्वेद नहीं, अथर्ववेद में कृमि का डिटेल वर्णन किया हुआ है। कृमि का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो वहां किसका वर्णन कहां पर किया हुआ है? कृमि का वर्णन डिटेल्ड में अथर्ववेद में। कहां पर किया हुआ है? अथर्ववेद में। उसके बाद अष्टांग संग्रह, क्या? अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय अलग, अष्टांग संग्रह अलग। तो इसमें पद्यमय प्रकार की क्या है? अष्टांग हृदय संग्रह क्या है? पद्यमय प्रकार की है। कैसे प्रकार की है? पद्यमय प्रकार की। उसके बाद खरनाथ संहिता प्रति संस्करण भट्टार हरिश्चंद्र ने की। किसने की? भट्टार हरिश्चंद्र ने किस किस प्रति संस्करण किया है? खरनाथ संहिता की। ओके। उसके बाद राष्ट्रीय औषधि वनस्पति महामंडल कब बना था? तो 24 नवंबर 2000 में बना था। ये जो डेट्स है ना, वो याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल जाते हैं और हो सकता है कि आप ये डेट भूल जाओ और कंफ्यूज कर दो, इसलिए इसको 2-3 बार रट लेना है ताकि आपका ये एमसीक्यूज गलत ना हो डेट का। ओके। डेट के एमसीक्यूज 5 आते हैं, फिक्स 5 आते हैं। तो 5 जो भी डेट्स लिखी हुई है तो वो डेट्स आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। तो जो राष्ट्रीय औषधि वनस्पति महामंडल है उसकी स्थापना 24 नवंबर 2000 में हुई थी। उसके बाद ओसाका, ओसाका कहां पर है? जापान में है। तो चलो देख लेते हैं इसका भी। तो ओसाका मेडिकल स्कूल के द्वारा आयुर्वेद सोसाइटी स्थापना जापान में की गई। मतलब जो ओसाका है वहां पर एक मेडिकल स्कूल है, वहां पर आयुर्वेद सोसाइटी स्थापना की गई, जो कहां पर है? जापान में है। ओके गुड। उसके बाद प्रमुख पुराण 18 है। प्रमुख पुराण कितने हैं? तो या जो अगर आप हिंदुइज्म फॉलो करते होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो प्रमुख पुराण है वो कितने हैं? 18 है। ओके। उसके बाद वाग्भट, यह सिंह गुप्त के पुत्र थे। वाग्भट किसके पुत्र थे? सिंह गुप्त के पुत्र थे। ओके, याद रहेगा। गुड। उसके बाद कर्णनासा एवं खंडित ओष्ठ स्थान, ये विशिष्ट शस्त्रक्रिया सुश्रुत ने वर्णन की है। जहां पर भी शस्त्रक्रिया आया सुश्रुत का नाम डाल देना है आपने। ओके। कर्णनासा एवं खंडित ओष्ठ स्थान, ये विशिष्ट शस्त्रक्रिया किसने वर्णन की है? तो सुश्रुत ने। उसके बाद मराठी आयुर्वेद पत्रिका प्रकाशक कौन है? तो पंडित शंकरदाजी शास्त्री। जो मराठी आयुर्वेद पत्रिका है उसके प्रकाशक, उसको पब्लिश करने वाले कौन थे? तो पंडित शंकरदाजी शास्त्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो समिति है ना, इस पे आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर एक क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम का। तो ये याद रखो आप। तो उंडुप समिति 1958 में स्थापित हुई, दवे समिति 1955 में स्थापित हुई, पंडित समिति 1949 में स्थापित हुई, चोपड़ा समिति 1946 में क्या हुई? स्थापित हुई। अब ये याद मैंने कैसे किया था? तो मैंने ये ऑर्डर याद रखा था कि चोपड़ा समिति, पंडित समिति, दवे समिति और उडुप समिति। तो जो चोपड़ा समिति है वो सबसे पुरानी थी, पंडित उसके बाद आई थी, दवे उसके बाद आई थी और उडुप समिति उसके बाद आई थी। ऐसे याद रखा था। ओके। उसके बाद वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रामायण किसने लिखा था? वो वाल्मीकि ने लिखा है। ओके। वैद्य के लिए प्राणाचार्य शब्द प्रयोग आचार्य चरक ने किया। वैद्य जो भी डॉक्टर रहते हैं उसका प्राणाचार्य शब्द किसने वर्णन किया है? तो आचार्य चरक ने वैद्य को ही प्राणाचार्य बोला है। ओके। उसके बाद सुश्रुत संहिता में भानुमति के टीकाकार चक्रपाणी है। जो सुश्रुत संहिता है उसके भानुमति जो है एक पुस्तक है, उसके टीकाकार कौन है? तो वो है चक्रपाणी। याद रहेगा। गुड। उसके बाद गुदसी अमृता अष्टांग ग्रयोपदेशम, याद करो ये। ठीक है। ये ग्रंथ तिब्बत में लोकप्रिय है। कौन सा ग्रंथ? गुदुसी अमृताष्टांगम ग्रयोपदेशम। यह ग्रंथ कहां पर लोकप्रिय है? तो तिब्बत में लोकप्रिय है। उसके बाद आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर प्रथम आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने लिखा था। ओके। उसके बाद आयुर्वेद में 107 मर्म माने हुए। रचना शारीर में, मर्म शारीर में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, जाके देख सकते हो आप। त्रिदोष सिद्धांत का उगम वेद वाग्मय से हुआ है। वेद वाग्मय से हुआ है। ओके। त्रिदोष सिद्धांत क्या है? त्रिदोष सिद्धांत वायु पित्त कफ चेति त्रयोदशा समासत विकृत अविकृत देह ग्रांति ते वर्तयन्ति चह। ओके। ये कहां पर उगम हुआ था इसका? तो वाद वाग्मय में उगम हुआ था। कथावंशीय कनिष्ठ, जो कथावंशीय कनिष्ठ है, जो कथावंशीय कनिष्ठ राजा था, उसका राज्यवेद का नाम चरक था। क्या था? चरक। अब ये चरक कौन थे? आचार्य चरक थे या फिर दूसरे चरक थे, ये हमको पता नहीं है। उसके बाद चरक चिंतन के लेखक प्रियवंत शर्मा है। चरक चिंतन के लेखक कौन है? तो प्रियवंत शर्मा है। उसके बाद सतती नियमन पुष्प वरोध चिकित्सा का वर्णन बसवराज ने किया। जो सतती नियमना पुष्प वरोध रोग है, इसकी चिकित्सा का इस वर्णन किसने किया? बसवराज ने किया था। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद का काल 4500 बीसी माना है। 4500 बीसी। अब व्हाट इज बीसी? देखो एक चीज याद रखो,
अरे जल्दी मिट जा। हाँ, एडी, रुक जा पहले बीसी लिखता हूं, बीसी 0 और फिर एडी। इसका मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता था। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना है आपने? यीशु, यीशु बोलते हैं उनको। ठीक है, तो जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसको हम 0 बोलते हैं। ओके, और इसके बाद के जो भी ईयर है 100 से लेते हैं, 100, 200, 300 और टिक टिक टिक। इसके बाद 100, 200, 300। ओके, सो जो जीसस के पहले का पीरियड है उसको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ओके, और जो जीसस के बाद का पीरियड है उसको एडी बोलते हैं। ओके, सो ये जितना पुराना रहेगा उतना इसके पीछे के वर्ष, ओके, इसके जीसस के पीछे के वर्ष को बीसी बोलते हैं, और जीसस के आगे के ईयर्स को हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? गुड। सो हमने 59 पॉइंट्स देख लिए, अब सिर्फ हमारे 41 पॉइंट्स बाकी है और आपका पूरा कवर अप यहां से हो जाएगा आयुर्वेद इतिहास। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूं और फिर लिखना स्टार्ट करता हूं। बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 63वां पॉइंट। क्या लिखा हुआ है देख लो आप यहां पर। तो अष्टांग संग्रह शशिलेखा टीका इंदु ने लिखी। किसने लिखी है? इंदु ने लिखी है। तो जो अष्टांग संग्रह की शशिलेखा है उसकी टीका किसने की है? तो इंदु इन्होंने की है। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। सुश्रुत ने, जो सुश्रुत थे, आचार्य सुश्रुत हमारे, उन्होंने रक्त को चौथा दोष माना हुआ है। किसको? रक्त को। कितना दोष माना इन्होंने? चौथा दोष। ओके, उसके बाद गद निग्रह, गद निग्रह के लेखक कौन थे? तो सुडोल ये थे। ठीक है, उसके बाद काश्यप संहिता जो थी उसका मूल नाम क्या है? वृद्धजीविकीय तंत्र। क्या है? वृद्धजीविकीय तंत्र। उसके बाद मधु विद्या वर्णन बृहदा निरकय, बृहदारण्यकय उपनिषद में देखने को मिलती है। कौन सी विद्या? मधु विद्या। कौन से? इसमें बृहदारण्यक, दारण्यक। यार ये बहुत ज्यादा हार्ड है टर्मिनोलॉजी, मेरे को अभी तक नहीं पढ़ते आती है। देखा, शरीर स्थान में सुश्रुत संहिता श्रेष्ठ है। किसमें? शरीर स्थान में। शरीर स्थान में सुश्रुत संहिता क्या है? श्रेष्ठ है। उसके बाद रसशाला का सर्वप्रथम वर्णन वाग्भट ने किया। किसने किया? आचार्य वाग्भट ने सबसे पहले रसशाला का वर्णन किया है। ओके, उसके बाद 16वें शतक में भाव मिश्र का काल है। जो 16वां शतक है उसको हम भाव मिश्र का काल भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद चोपड़ा कमेटी ने आयुर्वेद संशोधन विभाग की आवश्यकता के बारे में बात की। जो चोपड़ा कमेटी थी, कब आई थी ये? आप मेरे को कब बताओ कमेंट सेक्शन में फटाक से, क्योंकि मैंने पीछे ही पढ़ा है आपको। तो जो चोपड़ा कमेटी थी उन्होंने आयुर्वेद संशोधन विभाग की आवश्यकता के बारे में सरकार से बात की। किसने? चोपड़ा कमेटी ने। उसके बाद उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। जो उपनिषद रहते हैं उनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हमारा वेदांत दिया जाता है। उसके बाद गणनाथ सेन जो थे उनके लिखे हुए ग्रंथ। तो ये जो गणनाथ सेन है उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे थे उसके बारे में टिप्पणी हो रही है। सो ये क्वेश्चन 2022 में आया था हमको। तो ये प्रत्यक्ष शारीरम, सिद्धांत निदानम, शारीर परिभाषा और प्रत्यक्ष शारीर परिशिष्ट है। ये 4 किताबें उन्होंने लिखी हुई है। ओके, उसके बाद भेल संहिता में जनोपद्वस्त व्याधि को जनमार कहा गया है। अब ये जनमार का मतलब क्या होता है? तो इपिडेमिक डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ये देखो, एक गोलियों का नाम है 101% हर साल आते हैं। इसमें से एक गोली आएगी या फिर चारों के चारों आ जाएगा मैच द कॉलम में। तो जो आयुष 56 है वो अपस्मार के लिए काम आती है। आयुष 65 जो है वो मलेरिया के लिए काम में आती है। 666 ऑयल सिरोसिस के काम आता है। और आयुष 2, ठीक है, यहां पर 2 लिखना भूल गया, मधुमेह के लिए काम में आता है। ये मेडिसिन से, ये याद करनी है आपको। फिक्स क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा यहां से एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू फिक्स पकड़ के चलो। आयुष 56 अपस्मार, आयुष 65 मलेरिया, 666 ऑयल सुरोसिस और आयुष 2 मधुमेह। ओके, गुड। उसके बाद अथर्ववेद में 286 वनस्पतियों का उल्लेख किया हुआ है। आयुर्वेद में, सॉरी, अथर्ववेद में 286 वनस्पति का उल्लेख किया गया है। कौन से वेद में 286 वनस्पति का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में। ओके, उसके बाद चरक के चतुष्क शैली का उपयोग सूत्रस्थान में, चरक ने चतुष्क शैली का उपयोग सूत्रस्थान में किया हुआ है। ओके, आयुर्वेदीय भेषज संहिता आयोग का प्रथम अध्याय, जो आयुर्वेदीय भेषज संहिता है उसका आयोग का प्रथम अध्याय कौन सा है? तो प्रोफेसर SS हड्डा
ये था, ठीक है। प्रोफेसर हड्डा, ये उसका प्रथम अध्याय था किसका, आयुर्वेदीय विषय संहिता का। उसके बाद उडुप समिति की स्थापना 1958 साल में हुई थी। उसके बाद गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ जामनगर में है। कौन सी, गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ। क्वेश्चन आ सकता है फिक्स, ओके। वेद में आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्टीकरण उपनिषद में मिलता है। जो वेद के आध्यात्मिक ज्ञान का स्पष्टीकरण है वो हमको कहां पर मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया है। जो अमृत प्राप्ति है उसके लिए समुद्र मंथन किया जाता है। उसके बाद विजय रक्षित मधुकोश टीका के रचनाकार विजय रक्षित, यह जो विजय रक्षित है ये मधुकोश के टीका के रचनाकार है, ओके। उसके बाद नेपाल जग में एकमेव हिंदू राष्ट्र है। एकमेव हिंदू राष्ट्र जग में कौन सा है, तो वो नेपाल है। उसके बाद पंडित मदन मोहन लाल मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे, तो पंडित मदन मोहन लाल मालवीय। याद रहेगा, गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। उसके बाद चम विद्या उल्लेख सामवेद में है। कौन सी विद्या, चम विद्या का उल्लेख कहां में किया, चम विद्या की जो उल्लेख है वो कहां पर मिलते हैं, हमको सामवेद में मिलते हैं, ओके। उसके बाद बिबिसार राजा का भगंदर, जो बिबिसार राजा था उसका भगंदर निर्हरण जीवल ने किया। मतलब जीवल ने इसका क्या किया था, तो बिबिसार राजा का भगंदर का निर्हरण किया था, मतलब उसकी चिकित्सा की थी, ओके। यहाँ पर 87 पॉइंट खत्म होते हैं हमारे। नेक्स्ट 13 पॉइंट अभी मैं ये मिटा देता हूं, फिर लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरी गारंटी है यहीं से क्वेश्चन आएगा। और सारा जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है आयुर्वेद में पूरा कवर अप किया है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप ये लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, मैं आगे का लिखता हूं। 89वां पॉइंट देख लेते हैं हम। 1928 में अखिल श्रीलंका आयुर्वेद महासम्मेलन स्थापना हुई थी। कब, 1928 में क्या हुआ था, श्रीलंका आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना हुई थी। अखिल श्रीलंका आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना। उसके बाद पंडित शंकरदाजी शास्त्री, इन्होंने 75 ग्रंथों की रचना की। पंडित शंकरदाजी शास्त्री ने 75 ग्रंथ लिखे हैं, 75 ग्रंथ की रचना की है शंकरदाजी शास्त्री। देखो 4-5 बार नाम आया होगा आपके सामने, ही आया कि नहीं, गुड। सो ये नाम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे करके जाने, जितने पढ़ाए हुए उसमें से ही आएगा। 20 से के 20 एमसीक्यू आएगी, मैं श्योर है, ओके, गुड। औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन विषयक अधिनियम 1940 में आया था। चलो डेट आ गई, मतलब ये तो याद ही करना है आपको, गुड। उसके बाद वेद में कामला वैदि को हरिमा बोला गया है। मतलब जो वेद है उसमें जो कामला वैदि है उसको हरिमा बोला गया हुआ है, ओके। उसके बाद जो ब्रह्मा है उन्होंने जीव अजीव सृष्टि की निर्मिति की है। ये तो बहुत बेसिक है, ओके। उसके बाद संपूर्ण भारत में समान अभ्यासक्रम चोपड़ा कमेटी ने प्रस्तुत किया। मतलब संपूर्ण भारत में एक ही अभ्यासक्रम होना चाहिए, BAMS का, या फिर जो आयुर्वेद करते हैं, आयुर्वेद की नॉलेज हासिल करते, उनको एक ही वो होना चाहिए, क्या, अभ्यासक्रम। ऐसा चोपड़ा कमेटी ने प्रस्तुत किया था, ओके। अलाउद्दीन खिलजी, पता है आपको, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, विनाश किया था, उसको जला डाला था, आपने सुना होगा बहुत बार, ओके। उसके बाद वैद्यराज फार्मेसी जो कोलकाता में सिचुएटेड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैद्यराज फार्मेसी है वो कहां पर है, कलकत्ता में है, कोलकाता में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, उसकी स्थापना कविराज यामिनी भूषण रॉय ने की। किसने, कविराज यामिनी भूषण रॉय ने की थी। किसकी, वैद्यराज फार्मेसी की, ओके। उसके बाद लोकमान्य तिलक जो थे, उन्होंने वेदों का काल बताया था। उन्होंने किस बेसिस पे बताया था वो, तो कृतिका नक्षत्र के बेसिस के आधार पर, उसके आधार पर उन्होंने वेद काल की निश्चिति की थी। उसके बाद भास्कर ने पूषण के टूटे हुए दंत संधान करने का कार्य किया। मतलब जो भास्कर थे उन्होंने पूषण के टूटे हुए दंत साधन करने का कार्य किया था। उसके बाद आयुर्वेदन संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार ने CCRAS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CCRAS की स्थापना की थी, ओके। उसके बाद सुश्रुत संहिता निबंध ग्रह की रचना डलहन ने की थी। जो सुश्रुत संहिता है वो, उसका निबंध ग्रह जो है, एक निबंध ग्रह नाम की एक रचना है, उसका रचना किसने की थी, तो डलहन ने की थी। जो WHO है, जिसको हम जागतिक आरोग्य संगठन भी बोलते हैं, वो 7 अप्रैल 1928 में की गई थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गुड। सो यहां से आपको 20 MCQs, जिन्होंने पूरा वीडियो देख लिया होगा, सो निश्चिंत रहिए, आपको 20 MCQs यहां पर मिल गए आयुर्वेद पेपर 2 के MCQ के, ओके। इतना ही है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ाया हुआ है NCERT के जैसे पढ़ो, जैसे NCERT पढ़ी थी आपने नीट में, एक एक पॉइंट क्लियर रखो और यहीं से क्वेश्चन आएगा।
मैं फॉर श्योर बोल सकता हूं। तो इतने पॉइंट्स कर लो, 100 पॉइंट्स। और जिनको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आयुर्वेद इतिहास हमारा खत्म होता है, जो 20 मार्क का है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, और मेरे को बहुत मेहनत लगी है, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। थैंक यू।